चलिए, आज का टॉपिक जो है बैंकिंग ओम्बड्समैन में है। और मेरी स्ट्रेटजी ये चल रही है आजकल क्लासेस में, जो भी हम ऐसे टॉपिक को उठा रहे हैं जो फर्स्ट और थर्ड के कॉमन उसमें आते हैं या फर्स्ट और सेकंड के। जैसे अभी हमने लास्ट लेक्चर्स में केवाईसी वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, पूरा वो हमारा क्लियर हो गया था, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप की बात करी थी। और आज जो है ये जो हमारा ये टॉपिक है आज बैंकिंग ओम्बड्समैन का टॉपिक है। बैंकिंग ओम्बड्समैन का टॉपिक आपके पीपीबी में जो है 14 नंबर आप बुक में देख सकते हैं, 14 नंबर पेज पर है। और यही जो टॉपिक है आपका LRAB में यानी कि जो थर्ड पेपर है उसमें भी है, तो उसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है। इसमें तो हम छोटा सा एक ग्लिम्स लेंगे, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे थर्ड पेपर से। थर्ड पेपर में क्या है, वो 2 यूनिट हैं उसकी, तो 2 यूनिट उधर पढ़ेंगे, यहाँ 1 यूनिट में छोटा सा दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें अगर हम 2 टॉपिक वाला पढ़ेंगे तो पक्का वो क्लियर होगा। आज मैं कोशिश करूँगा वो बैंकिंग ओम्बड्समैन को बहुत बढ़िया तरीके से आपको कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। बैंकिंग ओम्बड्समैन को मैं कंप्लीट करा दूँ, ठीक हो गया। जब हम पीपीबी में बात करते हैं तो इस टॉपिक में उन्होंने टाइप ऑफ कंप्लेंट्स हैंडल्ड बाय द बैंकिंग ओम्बड्समैन की बात करी है। पहला इंट्रोडक्शन बताया है, बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या है उसके बारे में बताया। सर्कमस्टांसेस अंडर विच कंप्लेंट्स विल नॉट बी एंटरटेन्ड बाय द बैंकिंग, वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें बैंकिंग ओम्बड्समैन आपकी कंप्लेंट को नहीं लेगा, कितना कंपनसेशन मिल सकता है, और अगर कोई बैंकिंग ओम्बड्समैन कोई ऑर्डर पास कर दे तो उसके अपील की क्या प्रोसीजर है। ये चीज़ हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक नज़र हम लोग इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो सबसे पहला देखो आ गया, इंट्रोडक्शन की बात आ गई। बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या चीज़ है, क्यों ज़रूरी है, किसने इसको बनाया है, तो उसकी अगर हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहली बात, बैंकिंग ओम्बड्समैन आया क्यों। बैंकिंग ओम्बड्समैन आने का रीज़न ये था कि बैंक्स में बहुत सारी कंप्लेंट्स कस्टमर्स की होने लगी और एक दूसरे बैंकों की कंप्लेंट्स होने लगी। तो उन्होंने अच्छी कस्टमर सर्विस के लिए बैंकिंग ओम्बड्समैन यानी जिसको हम बैंकिंग लोकपाल भी बोलते हैं। और ओम्बड्समैन की जब बात आती है, केवल बैंकिंग ओम्बड्समैन नहीं है, इंश्योरेंस के ओम्बड्समैन हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ओम्बड्समैन हैं, टेलीफोन के ओम्बड्समैन हैं, तो कई सारे ओम्बड्समैन हैं। हम यहाँ पे हमारे सिलेबस में क्या है, बैंकिंग ओम्बड्समैन, बैंकिंग लोकपाल, जो जितने भी सिस्टम चल रहे हैं उसमें कोई शिकायत ना हो या छोटी मोटी कोई ऐसे आपकी भ्रष्टाचार की बात भी जब आ जाती है, तो ये सब चीज़ों को दूर करने के लिए बैंकिंग ओम्बड्समैन बना। और बैंकिंग को सही करना, कस्टमर के रिड्रेस के जो कंप्लेंट्स हैं उनको रिड्रेस करना, ये जिम्मेदारी जो दी गई है ये दी गई है आपके RBI को। तो RBI ने ही क्या किया, एक बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम निकाली, उसके तहत उसने क्या किया, देखो ये स्कीम है। तो कई बार आप लोग क्या है, इसको एक्ट नहीं माने, ये बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम है, ठीक है। और स्कीम्स में क्या है, उसने बोला इनेबल्स एन एक्सपीडियस एंड इनएक्सपेंसिव फोरम, यानी कि बहुत तेजी से काम करने वाला और जो खर्चीला ना हो। किनके लिए, टू बैंक कस्टमर्स फॉर रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट रिलेटिंग टू सर्टेन सर्विसेज। अब यहाँ पे क्या बात आ गई, सर्टेन सर्विसेज की बात आई, यानी सब कुछ इसमें कवर नहीं, कुछ ऐसे डेफिनेट कुछ वो चीज़ें हैं जिनको वो कर रहा है, ठीक है। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम अब इंटो कौन से सेक्शन में बोली गई है, BR एक्ट 1949 के सेक्शन 35 में इस तरह की बात की गई है। RBI विथ इफेक्ट फ्रॉम 1995 इट वाज रिमेम्ड
एंड amended स्कीम वाज ब्रॉट इनटू। तो पहली बात तो शुरुआत तो उन्होंने करी थी 1995 से, लेकिन इसका जो असली जो एक मॉडिफाइड और जो अच्छा रूप आया है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम का, वो आया है 2006 में। ठीक है, कीपिंग इन ट्यून विद सेवरल डेवलपमेंट्स ऑफ बैंकिंग चैनल फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज फर्दर अमेंडमेंट वाज डन इन। और 2009 में फिर इसमें कुछ और अमेंडमेंट हुए थे। इसमें क्या हुआ, इस स्कीम्स में कोई भी डिफिशियंसी जो अराइज होती है, कैसी, इंटरनेट बैंकिंग वाली भी शामिल कर ली गई। कब? 2009 में। तो जब इंटरनेट बैंकिंग पहले ज़्यादा वो नहीं थी तो वो शामिल नहीं थी। जब इंटरनेट बैंकिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगी तो कंप्लेंट भी आने लगी, तो उस समय ये भी शामिल कर ली गई। ठीक है, Under the amendment scheme, a customer would be able to lodge a complaint against the bank for non-adherence to provision of the Fair Practice Code। अब देखो, आपने BCSBI का नाम सुना होगा, IBA का नाम सुना होगा। इन्होंने क्या है, फेयर प्रैक्टिस कोड बना रखी है कस्टमर्स के लिए कि कस्टमर अच्छा काम करे, कस्टमर के लिए अच्छा काम हो, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे, जल्दी काम हो, एक विद इन टाइम में काम हो। तो उन चीज़ों का अगर नॉन अधेरेंस माने होता है पालन नहीं करना है, ठीक है, फॉर लेंडर और द कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू द कस्टमर इश्यूड बाय द बैंकिंग, जैसे BCI जो मैंने अभी बोला, BCSBI, या जो लेंडर के लिए जो एक लोन देने वाले लोग हैं उनके लिए, लोन देने वाले बैंकों के लिए जो रूल्स हैं उनको फॉलो कराना, और ये दोनों चीज़ों को वो करवाने के लिए अगर उसको नहीं नॉन अधेरेंस कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो उस कंडीशन में इस चीज़ का स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। द अमेंडेड स्कीम हाउएवर डज नॉट इंक्लूड सर्टेन बैंकिंग ट्रांजेक्शंस सच एज फेलियर ऑफ ऑनर ऑफ बैंक गारंटी। तो उसने बोला बैंक गारंटी को हम नहीं मानेंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी कुछ सर्विसेज ऐसे हैं जिसको इंक्लूड नहीं किया गया है, जिसको इंक्लूड नहीं किया गया है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम में। वो हैं क्या है, बैंक गारंटी को ऑनर करने वाली बात करी है और लेटर ऑफ क्रेडिट को ऑनर करने की बात कही। इन दोनों के ऑनर होने या ना होने, यानी ऑनर होने का मतलब ये है कि जब समय आए तो एग्जीक्यूट हो जाए, LC है, समय आए तो उसका पेमेंट मिल जाए। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही हैं तो इसको जो है बैंकिंग ओम्बड्समैन में स्कीम में शामिल नहीं किया गया है। और इसमें क्या है, RBI जो है एक अपना सीनियर ऑफिसर को ओम्बड्समैन बनाता है। तो ओम्बड्समैन वाज अपॉइंटेड बाय द RBI। एक क्वेश्चन हो गया आपका। और काहे के लिए करता है, वो कस्टमर की कंप्लेंट को वो रिड्रेस करे क्या करने के लिए, अगर कोई उसमें डिफिशियंसी है किसी बैंकिंग सर्विस में तो उसका हल निकाले, उसको करे। ठीक है, और अभी की तारीख में बोलता 15 ओम्बड्समैन में, देखो ये एक वैसा नंबर है कि 15 है, 16 है, हो सकता है कल को न्यूज आ जाए एक और खुल गया। तो बुक जब छपी थी ये 16 में, तो उसके बाद हो सकता है कि 2-3 और खुल गए हों। तो इसका एक हिस्टोरिकल टाइप का ऐसा क्वेश्चन आपके पास आमतौर पर क्वेश्चन में नहीं आता है। ठीक है, बैंकिंग ओम्बड्समैन हैव बीन अपॉइंटेड विद देयर ऑफिसेज लोकेटेड मोस्टली इन स्टेट कैपिटल। अब स्टेट कैपिटल में क्या होता है, जहाँ पर भी आमतौर पर RBI का ऑफिस होता है वहीं पे बैंकिंग ओम्बड्समैन होता है। और कई सारे स्टेट में ओम्बड्समैन नहीं है तो दूसरे स्टेट्स में वो ओम्बड्समैन उसका काम देखते हैं। ठीक है, ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, RRB एंड शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स आर कवर्ड। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास एक कि बैंक ओम्बड्समैन की सर्विसेज कहाँ कहाँ शामिल होती हैं और कहाँ कहाँ नहीं होती है। बैंकिंग ओम्बड्समैन की सर्विसेज कहाँ कहाँ लागू होती हैं और कहाँ कहाँ नहीं होती हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है, इसको आप समझ लीजिएगा। क्लियर हो गया बात? ठीक है, नॉन पेमेंट और इनऑर्डिनेट डिले इन द पेमेंट और कलेक्शन ऑफ चेक्स ड्राफ्ट बिल। तो ये वो लिस्टें हैं जिनको शामिल किया गया है। तो उसने क्या क्या कि कैन रिसीव एंड कंसीडर एनी कंप्लेंट रिलेटिंग टू द फॉलोइंग डिफिशियंसी इन बैंकिंग। तो ये वो सर्विसेज हैं जिसको बैंकिंग ओम्बड्समैन में आप कंप्लेंट में ले सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई डेफिशिएंसी नज़र आती है तो इन सर्विसेज को आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट के रूप में ले करके उसकी प्रॉब्लम को आप बैंकिंग ओम्बड्समैन तक ले जा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन है इस समय। ये जितने पॉइंट यहाँ पे दिख रहे हैं, एक क्वेश्चन सीधा सीधा मिलता है और आप लोग वहाँ पर फिर कुछ जनरल बातें तो जानते हैं, जरा सा आगे पीछे होता है तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। और इस बात का प्रूफ अभी मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्या है,
पहली बात तो बोली भैया कोई भी कलेक्शन ऑफ चेक ड्राफ्ट बिल की बात बोली, उसके कलेक्शन में कोई डिले हो रही है, ठीक है। सेकंड बोलता है नॉन एक्सेप्टेंस विदाउट सफिशिएंट कॉज स्मॉल डिनोमिनेशन के नोट्स को, अगर बैंक कहता ना कहाँ 10-10 रुपए के नोट लिया, मान लिया कोई 50,000 जमा करने आ जाए तो कहाँ ये 10-10 रुपए के नोट ले आया, ठीक है, तो इस चीज़ में करेगा। और क्या बोलता है एनी पर्पज एंड फॉर चार्जिंग ऑफ कमीशन इन रेस्पेक्ट देयर ऑफ। कई बार क्या होता है कि बहुत पहले की बात है जब प्राइवेट बैंक शुरू होते तो उन्होंने कि कितने नोट आप जमा कर रहे हैं उन नोटों के अकॉर्डिंग आपसे चार्ज लेना शुरू कर दिया था। नेशनलाइज बैंकों ने भी शुरू किया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ पैसे जमा करने गए तो आपसे एक्स्ट्रा या कोई एक ऐसा चार्ज ले रहा जो नहीं लेना चाहिए बैंक को, ठीक है। आगे है नॉन एक्सेप्टेंस विदाउट सफिशिएंट कॉज कॉइन्स टेंडर। यहां तो बात आई स्मॉल डिनोमिनेशन नोट की, यहां आ गई किसकी, कॉइन की बात आ गई, ठीक है, और उसके ऊपर भी कमीशन ले रहे हैं। नॉन पेमेंट एंड डिले पेमेंट इन द इनवार्ड रेमिटेंस, आपके वहाँ जो पैसा आ रहा उसमें आपने कोई डिले कर दिया, आप ड्राफ्ट या पे ऑर्डर या बैंक का चेक को इशू करने में डिले कर रहे हैं, वो हो गया, ठीक है। वर्किंग आवर को ना मानना, पता लगा कि वर्किंग आवर आपके 10 बजे से लेकर के आपके 4 बजे तक हैं तो आपने क्या 3:30 बजे ही शटर डाउन कर दिया। फेलियर ऑफ प्रोवाइड टू डिले प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटी अदर देन लोन्स एंड एडवांसेस प्रॉमिस्ड इन राइटिंग बाय द बैंक और डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, यानी लोन्स एंड एडवांसेस तो बेसिक फंक्शन है उसके अलावा अगर कोई आपने प्रॉमिस किया हुआ था, राइटिंग में लिखा हुआ था हम ये चीज़ देंगे और नहीं दे रहे तो वो कंप्लेंट भी जाती है। अगर आपके पास जो आपके अकाउंट्स हैं उसमें कोई क्रेडिट जो है जो प्रोसीड की डिले हो जाए, या उसमें क्या है पेमेंट ऑफ डिपॉजिट एंड नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टली इफ एनी एप्लीकेबल द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिट। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि क्या क्या चीज़ें बता दी उसने। एक तो उसने बोला कि भाई आपके डिपॉजिट को पेमेंट नहीं कर रहे हो या डिले कर रहे हैं या कोई इंटरेस्ट से रिलेटेड आपकी कोई कंप्लेंट है तो वो भी इसमें सुनी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंप्लेंट फ्रॉम द एनआरआई। ये कई बार क्वेश्चन इसमें आप लोग जो है गड़बड़ कर जाते हो कि एनआरआई की कंप्लेंट भी बैंकिंग ओम्बड्समैन में सुनी जाती है। जब वो ऑप्शन बनाते हैं वहाँ क्वेश्चन में तो एनआरआई लिख देते हैं तो आप लोग सोचते हैं यार एनआरआई तो नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। बस ये है कि उसका अकाउंट इंडिया में होना चाहिए, क्लियर होगी बात, ठीक है। और इसमें पॉइंट्स कौन से आते हैं, रिफ्यूजल ऑफ ओपन डिपॉजिट अकाउंट विदाउट एनी वैलिड रीजन फॉर। क्या होता है कि भैया आज का अकाउंट का कोटा पूरा हो गया कल चले आना, आज बहुत ज़्यादा अकाउंट हो गए कल आ जाना, तो ये वैलिड रीजन नहीं है इसके, ठीक है। लेविंग ऑफ चार्जेस विदाउट एडिक्वेट प्रायर नोटिस टू द कस्टमर। जैसे आजकल क्या होता है कि आपको एकदम से मैसेज आता है कि आपका एसएमएस वाला जो खर्चा है वो हमने 118 रुपये काट लिया है, कुछ कर लिया, तो कहता है कि बिना नोटिस के, मतलब पहले बताएंगे कि आप एसएमएस सर्विस वो कर रहे हैं तो इसका इतना खर्चा लेंगे, मिनिमम एवरेज बैलेंस है, बिना नोटिस के आपको खर्चा नहीं काटना है। नॉन अरेंज बाय द बैंक फॉर और इट्स सब्सिडरी टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एटीएम डेबिट कार्ड के ऑपरेशन। तो एटीएम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ऑपरेशन में जैसा भी रिजर्व बैंक ने कहा गया अगर आप वैसा नहीं कर रहे हैं तो वो भी एक कंप्लेंट का एरिया इसमें है शामिल, ठीक है। नॉन डिसबर्समेंट और डिले इन डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन टू द एक्सटेंट ऑफ ग्रीवांस। अब देखो यहाँ पे पेंशन आ गया है तो अक्सर ऐसा लगता है कि पेंशन तो इसमें शामिल नहीं होगा, तो वो कहता है पेंशन भी to the extent of grievance can be attributed to the action on the part of the bank concerned but not with regard to the employee। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ ये कह रहा है कि अगर बैंक ने डिले करी पेंशन पेमेंट करने पर, बैंक ने पेंशन को डिले पेमेंट करने को कहा है और उसमें बैंक का रोल होना चाहिए, नॉट विद द रिगार्ड ऑफ इट्स एम्प्लॉय का मतलब बैंक के एम्प्लॉय की शिकायत नहीं सुनी जाएगी बैंकिंग ओम्बड्समैन में। आप जो शिकायत करेंगे वो बैंक की करेंगे, ठीक है, बैंक के एम्प्लॉय की नहीं करेंगे। आप तो कहेंगे बैंक में मैं ऐसा करने गया था और ऐसा नहीं हुआ, तो बैंक ये देखेगा कि वो किस स्टाफ की किस एम्प्लॉय की गलती थी, ये बैंक का काम है, आपका काम नहीं। आप तो बोलोगे बैंक ने मेरा पेमेंट सही से टाइम से नहीं किया, बैंक ने मेरा पेमेंट सही टाइम से नहीं किया, क्लियर होगी बात, ठीक है। रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट डिले इन एक्सेप्टिंग पेमेंट टुवर्ड्स टैक्सेस। अब देखो टैक्स भी इसमें शामिल हो गए
क्योंकि टैक्स भी मतलब बैंकों का एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क हो रहा है आजकल, टैक्स का कलेक्शन करना, टैक्स को डिपॉजिट करना, क्योंकि उसमें जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनको इस काम को करने का अथॉरिटी दे रखा है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज या कोई भी रिडेम्पशन गवर्नमेंट सिक्योरिटी का नहीं कर रहे हैं तो वो भी माना जाएगा। उसके अलावा फोर्स क्लोजर ऑफ डिपॉजिट अकाउंट विदाउट ड्यू नोटिस, आप उसके कोई भी बिना रीजन के, बिना नोटिस के उसका कोई भी अकाउंट बंद नहीं करेंगे, या उसके अकाउंट को बंद करने में कोई डिले दिखाएंगे या मना करेंगे। आप कोई भी फेयर प्रैक्टिस कोड के जो कोड हैं वो जो बैंक ने अडॉप्ट किए हुए हैं उनको मानने से मना नहीं करेंगे। अगर आप उसको नॉन एडहेयर करते हैं तो भी आप कंप्लेंट के लिए जा सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, और इसमें कौन है? BCSBI और कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट। ठीक, कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर IBA वाले, और किसके? जो BCSBI ने कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट दिए हुए हैं उन चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक की कोई गाइडलाइन नहीं मांग रहे हैं, और वो खासकर से किस मामले में? जब बैंक क्या है, रिकवरी के लिए रिकवरी एजेंट करता है, वो किसी चीज़ को, किसी RBI के जो डायरेक्टिव्स हैं इश्यूड किए हुए उनको नहीं मानता तो। ठीक हो गया? नेक्स्ट है, स्कीम कवर्स कंप्लेन रिलेटिंग टू लोन्स एंड एडवांसेस फॉलोइंग। अब यहाँ बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि लोन्स एंड एडवांसेस की भी शिकायतें क्या ओम्बड्समैन सुनता है? बिल्कुल सुनता है, लेकिन उसके एक सर्टेन क्राइटेरिया दिए हुए हैं। वो कौन कौन सी लोन्स एंड एडवांसेस की शिकायतें हैं जिसको बैंक सुनता है। ठीक है, अब ठीक हो गया सर? चलिए अब ठीक हो गया, अब बहुत बढ़िया आ रहा है, आप लोगों को देखने में ठीक लग रहा होगा। चलिए, तो लोन्स एंड एडवांसेस की वो कौन सी पॉइंट्स हैं जिसमें बैंकिंग ओम्बड्समैन आपकी शिकायतों को सुनेगा? लोन्स एंड एडवांसेस की तो क्या हो, देखो पहली बात तो है इंटरेस्ट रेट की, जहाँ पे RBI बोलता है कि भैया इंटरेस्ट रेट इतना होना चाहिए और आप कुछ ज़्यादा कम लगाते हैं तो। ठीक है, सबसे पहली बात आ गई इंटरेस्ट रेट की। लोन्स एंड एडवांसेस में कौन सी कंप्लेंट सुनता है? ये 1 क्वेश्चन लिख दिया मैंने आपका। 1 क्वेश्चन का मतलब 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट है, सैंक्शन में डिले होना और डिसबर्समेंट में डिले होना। इतनी डिले जैसा कि टाइम शेड्यूल डिस्पोजल ऑफ लोन्स के लिए बनाया गया है, इसका भी आप ध्यान रखना। इसका जब हम एडवांसेस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें प्रायोरिटी सेक्टर वाले में या एक आध टॉपिक में दिया हुआ है कि कौन सी लोन एप्लीकेशन, कितने अमाउंट तक की लोन एप्लीकेशन कितने दिनों में सैंक्शन हो जानी चाहिए, कौन सी एप्लीकेशन कब तक सैंक्शन हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, आपके लोन की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करना और उसके लिए कोई रीजन भी ना देना, ये आ गया। नॉन एडहेरेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द फेयर प्रैक्टिस कोड, जो लेंडर्स के लिए बनाए गए हैं उनको नहीं मानना, जो बैंकों ने अडॉप्ट किए हुए हैं। कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू द कस्टमर एज द केस में भी। अगला है, कोई भी RBI की ऐसी डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करना या उसको ध्यान में नहीं रखना। ठीक है, जैसा RBI ने। नेक्स्ट है, बैंकिंग ओम्बड्समैन में ऑल्सो डील विद सच मैटर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम। अब देखो, इतना पढ़ने के बाद एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है। वो चीज़ जो क्लियर हुई है वो ये है कि बैंकिंग ओम्बड्समैन आपकी शिकायतें सुन तो रहा है लोन्स एडवांसेस की, लेकिन लोन सैंक्शन होना या नहीं सैंक्शन होने की शिकायत नहीं है ना, कि आपने कहा साहब मैंने CC लिमिट अप्लाई करी थी और बैंक ने सैंक्शन नहीं करी। हाँ, उन लोन्स में RBI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कोई अगर बैंक मना नहीं कर रहा है, मतलब बैंक ऐसा मना कर रहा है कि RBI की गाइडलाइन में ऐसा है कि भैया इस तरह के लोगों को लोन दिया जा सकता है, उसको नहीं दे रहा है, वो ज़रूर आप सुनेंगे वहाँ पर। ठीक है, वो ज़रूर आप सुनेंगे। क्लियर हो गया? तो इतनी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, लोन्स एंड एडवांसेस के इतने पॉइंट्स वो कवर करता है। नेक्स्ट बात पे आते हैं हम लोग,
बिफोर फाइलिंग द कंप्लेंट ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन, अब क्या है कि क्या आप सीधे सीधे बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करने जा सकते हैं? नहीं, बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करने से जाने से पहले आपको एक शिकायत उस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में करनी पड़ेगी जिनके लिए आरबीआई, जो जिन लोगों को आरबीआई गवर्न करता है। जब आप करेंगे तो उसमें क्या है, देखो 30 day from the date of complaint received by the bank or to reply with the bank is not satisfactory, a complaint can be filed in a simple prescribed format और प्लेन पेपर में कर सकते हैं फुल फैक्ट और मैटर के साथ। तो क्या हुआ कि जब तक आप, तो आपको पहले हैज़ टू अप्रोच द बैंक फर्स्ट फॉर द रिजोल्यूशन इफ़ द कंप्लेंट डज नॉट रिसीव और रिप्लाई, यानी पहले आप कंप्लेंट करेंगे बैंक में जब आप कंप्लेंट करेंगे और बैंक आपको 30 दिन तक कोई भी जवाब नहीं देता, तो ही आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में अपने ग्रीवांस को लेके जा सकते हैं रिड्रेसल के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया? पहला पॉइंट तो ये था कि वन हैज टू अप्रोच हिज बैंक फॉर द रिड्रेसल, कि अपने ग्रीवांस के लिए पहले बैंक में जाना है, डायरेक्ट आएगा तो नहीं लेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ विच हैज बीन रिसीव्ड द रिप्लाई ऑफ द बैंक और नो रिप्लाई इज रिसीव्ड more than 1 year and 1 month from the date of representation done। अब देखो यहां ध्यान रखना, मोर देन 1 year and 1 month। कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि वो 30 दिन प्लस 1 year है। कब 30 दिन है? अगर आपने बैंक को जब शिकायत करी उस दिन से 30 दिन प्लस 1 साल आपको और मिलेगा। आपको 30 दिन मिलते हैं पहले, 30 दिन तक से वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता, वो प्लस 1 year मिलेगा। आप इसके अंतर्गत आप कहां जा सकते हैं? बैंकिंग ओम्बड्समैन में अपनी शिकायत लेके जा सकते हैं। 1 साल से ज्यादा पुरानी शिकायत हो तो नहीं सुनी जाएगी। ठीक हो गया? अगला क्या है? ऐसी कोई कंप्लेंट जिसको पहले से ऑलरेडी बीन डेल्ट विद एनी अदर फॉर्म लाइक कोर्ट ऑफ लॉ और कंज्यूमर कोर्ट। कोई आपने कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत करी कि साहब मुझे कंपनसेशन नहीं दिया उसने, यानी डिसीजन हो चुका है। ऐसे कोई कोर्ट में गए आप, तो कोर्ट में भी गए, वहां पर भी नहीं दिया, तो ऐसी कंडीशंस में वो शिकायत नहीं सुनेगी। और फ्रिवोलस एंड वेक्सेसियस, यानी मनगढ़ंत और झूठी मूठी कोई शिकायत लेके पहुंच गए, वो नहीं सुनी जाएगी। ठीक है? द इंस्टीट्यूशन कंप्लेंट अगेंस्ट इज नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम। अब देखो, इंस्टीट्यूशन कंप्लेंट का मतलब क्या है कि ऐसी कंप्लेंट जिसको पहले से चर्चा में लाया जा चुका हो कोर्ट के द्वारा, कोर्ट में उसका मैटर चल रहा हो। इंस्टीट्यूट करने का मतलब होता है जो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करी जा चुकी हो कंप्लेंट, उस पर नहीं होगा। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंप्लेंट इज नॉट विद इन द एम्बिट ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन। तो क्या बोलता है कि ऐसा कोई मैटर जो बैंकिंग ओम्बड्समैन के सब्जेक्ट में नहीं आता है, उसको उसका काम नहीं करना था, तो वो नहीं है जिसमें मना किया होगा बैंकिंग ओम्बड्समैन को। If the complaint for the same subject matter that was settled through office banking ombudsman in the previous proceeding, यानी पहले से किसी मामले में बैंकिंग ओम्बड्समैन ने अपना कोई डिसीजन दे रखा हो तो नहीं। ठीक है? जब मैं आपको ये बता रहा था कि आपको शिकायत करनी 30 दिन के अंदर, 30 दिन का जो वेट करना है बैंकिंग में शिकायत करने के बाद, तो उस कंडीशन में
मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोला था, तो उसमें जो है एनबीएफसी नहीं आते हैं, केवल वो बैंकिंग ओम्बड्समैन है, बैंक के लिए वो शिकायतें सुनता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि अभी रिसेंट डेवलपमेंट में एनबीएफसी भी जो है बैंकिंग के उसमें कई सारे आते हैं, और उसकी एक कंप्लेंट तो मैंने खुद भी जो है अपनी आंखों के सामने दी है। तो हमने जब है किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की उसको लेते हुए कोई कंप्लेंट की थी, तो वहां से मेल एक आया था। ठीक है, तो इसमें एनबीएफसी में भी को भी इसमें परव्यू में लाया गया है। वो बस शर्तें नहीं है कि कौन कौन से मामले हैं जिसमें वो शिकायत सुनी जा सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, अब आती है कंपनसेशन की बात आती है। तो कंपनसेशन सुन लीजिए। टू बी पेड बाय द बैंक to the complainant by way of compensation for any loss suffered by the complainant is limited to the amount of arising directly out of act or omission of the bank is 10 lakh whichever is lower। तो अभी क्या है यहाँ पे, क्या बोला हुआ है इसमें, 10 लाख या उससे लोअर बोला हुआ है। एक तो बोला हुआ 10 लाख या उससे कम वाली शिकायत ही सुनी जाएगी। उससे बड़ी शिकायत के लिए आप कहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 10 लाख से कितना हो गया, आपको आंसर देना है कि ये 10 लाख से कितना हो गया। बैंकिंग ओम्बड्समैन की जो कंप्लेंट है वो क्या 10 लाख ही सुनी जाएगी या उससे ज्यादा? बैंकिंग ओम्बड्समैन की कंप्लेंट 10 लाख है या उससे ज्यादा? ये डेवलपमेंट हो चुका है, आपकी बुक में 10 लाख लिखा हुआ है, जबकि ये 20 लाख हो चुका है। तो आप इस 10 लाख को 20 कर लीजिएगा अपनी बुक में। इसीलिए मैंने ये मैं बात क्यों आपसे डिस्कस कर रहा हूं। आप कम से कम 10 साल तक नहीं भूलेंगे कि पहले 10 लिखा, फिर मैंने बोला नहीं ये 10 नहीं है, इसको चेंज किया जा चुका है, ये 20 लाख है। बैंकिंग ओम्बड्समैन में जो कंपनसेशन वाली बात है वो कितनी हो गई है, 20 लाख। ठीक है, कई लोगों ने आंसर भी दे दिया उसका, वेरी गुड। तो जो लोग टच में हैं वो उसका आंसर दे दे रहे हैं। अगला पॉइंट देखिए। अगले पॉइंट में बोलता है अगर ये मामला आपका क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन का है जिसमें मेंटल एगोनी यानी आपके मानसिक उत्पीड़न की बात आई, आपको हैरेस किया गया। अब हैरेस कैसे करते हैं, प्राइवेट बैंक या कुछ रिकवरी एजेंट क्या होते हैं, आपके घर में आ जाएंगे और दरवाजे में बोलेंगे अरे भाई आपकी 2 किस्तें नहीं आई, जिससे पड़ोसी भी सुन ले कि आपकी 2 किस्तें नहीं आई, हम आएंगे गाड़ी उठा ले जाएंगे, इस तरह की बात करते हैं। तो ऐसे मामलों को मेंटल एगोनी या हैरेसमेंट के रूप में देखते हैं, तो उसको भी वो नहीं कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? और क्या बोलता है, द बैंकिंग ओनर विल टेक इनटू अकाउंट द लॉस ऑफ द कंप्लेनेंट, टाइम एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंप्लेंट, हैरेसमेंट एंड मेंटल एंग्विश सफर्ड बाय द कंप्लेंट व्हाइल पासिंग सच अवार्ड। तो वो ये देखता है कि ऐसे मामले में कोई भी मामला अगर है जिससे ये माना जाए उसको ये दिक्कत हुई है, तो बैंकिंग ओम्बड्समैन सारी चीजें एसेस करने के बाद ही उसको वो करता है। क्लियर हो गई बात बिल्कुल? ठीक है, अच्छा अब है ए केस बिफोर बैंकिंग ओम्बड्समैन, ए केस बिफोर बैंकिंग ओम्बड्समैन। ठीक है,
एक केस इसमें दिया गया है, इसमें क्या गया देखो, कस्टमर बैंक है डिपॉजिटेड चेक बीइंग रिटायरमेंट बेनिफिट which was sent for collection in the year इतना, the credit of the check was not received, bank was not given any satisfactory reply to the customer despite his repeated requisition. Customer finally obtained a photocopy of the paid check from the issuer. It was found the check was duly debited to the issuer account and bank received the proceeds to the same bank where customer had maintained the account. The bank credited an account to the customer in January 2000 but did not pay any interest. तो कहने का मतलब 2000 का मामला था, वो लड़ता रहा, तो जिसने चेक इश्यू किया था उसने कहा था मेरा अकाउंट तो डेबिट हो गया है और वो बैंक को पैसा मिल भी चुका था, तो 2010 में उसको पेमेंट किया लेकिन उसका कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया, और जब वो बैंकिंग ओम्बड्समैन ने किया उसको ग्रॉस डिफिशिएंसी माना किसके, बैंक के पार्ट पे, और उसने क्या किया, जो 10 साल का वो था उसमें जो है 10 साल का फिक्स डिपॉजिट रेट प्लस 2% का उसमें 31/7 तक, अब 31/7 तक क्यों दिया गया होगा, फॉर द पीरियड फ्रॉम द इतने तो इतना, उसने इतने वाले में क्या किया, सिंपल पे द इंटरेस्ट बैंक कंपनसेशन पॉलिसी विच वाज इफेक्टिव, और अब देखो उसने कहा कि भाई अगर डिलेड कलेक्शन होता है, 2000 का केस था, 2010 में केस सेटल हुआ, तो उसने क्या कहा 2007 तक तो कहा जो उस समय एफडी के रेट थे 2000 में इतने साल के लिए वो प्लस 2% आप दे दिए और उसके बाद उसने कहा कि बैंक की कंपनसेशन पॉलिसी आई डिलेड कलेक्शन वाली, उसमें जो लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग दीजिए, तो 2 पार्ट में उसने डिसीजन दे दिया और कंपनसेशन दिया 10,000 का कंप्लेनेंट को, जिससे कि उसका कोई जो खर्चा वगैरह हुआ है वो हो जाए, ठीक है। एक केस आपका कोई टाइटल डीड से रिलेटेड था, इसमें क्या हुआ, कंप्लेनेंट बैंकिंग ओम्बड्समैन गया और उसने कहा कि उसकी जो ओरिजिनल टाइटल डीड है वो बैंक ने रखी हुई है और लोन पूरा पेमेंट कर दिया वो नहीं दे रहा, तो बैंक ने रिप्लाई किया कि वो उसका डॉक्यूमेंट नहीं ढूंढ पा रहे, हो जाता ना कहीं किसी फाइल में लग गया तो डॉक्यूमेंट नहीं ढूंढ पा रहे करें, तो उसने कहा कि हैड अरेंज ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हैंडेड टू द सेम कंप्लेनेंट, तो बैंक ने कहा कि भैया ओरिजिनल टाइटल डीड जो है सीरियस लैप्सेस है, कैसे खो गई इसको, तो बैंक वाज देयरफॉर एडवाइज्ड टू गिव द कंप्लेंट टू ए सर्टिफिकेट एडवाइजिंग लॉस ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फ्रॉम देयर कस्टडी। They were also asked to insert an advertisement in the local newspaper, their cost, informing the loss of document, और 25,000 रुपए का कंपनसेशन देगा। तो क्या क्या चीजें हुई देखो, एक तो वो उसको मदद करेगा, क्या मदद करेगा कि भैया वो कैसे जो सर्टिफिकेट देने से उसे नई जो उसे डुप्लीकेट लेनी है तो उसमें कोर्ट मांगता है ना कि आपको अखबार में वो करना है, पब्लिश करना है, सब चीजें मांगता है कोर्ट, ठीक है। उसके अलावा उसने क्या करा, अखबार में निकलवाने का भी खर्चा दिया और 25,000 का कंपनसेशन भी उसको दिया इसमें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें क्या है, अपील का मामला आ गया। क्या आ गया कि अगर आप बैंकिंग ओम्बड्समैन ने कोई आपको डिसीजन दे दिया है, बैंकिंग ओम्बड्समैन ने कोई डिसीजन दे दिया है और उसके ऑर्डर के खिलाफ आप अपील करना चाहते हैं, अगर आप अपील करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में उसने बोला हुआ है कि आप क्या करेंगे, one can approach appellate authority within 30 days of the date of receipt of the award। अवार्ड का मतलब होता है डिसीजन, ठीक है। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन ने कहा भाई हम ऐसा ऐसा डिसीजन दे रहे हैं, लेकिन वो आपको मिले जब, उस दिन से 30 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। 30 दिन के बाद आप अपील नहीं कर सकते, क्या करेंगे देखना ध्यान से जरा, कहाँ अपील करेंगे, बैंकिंग ओम्बड्समैन अपीलेट अथॉरिटी इज वेस्टेड टू द डिप्टी गवर्नर ऑफ द आरबीआई, ठीक है। अच्छा, बैंकिंग ओम्बड्समैन जो होते हैं आमतौर पे जीएम रैंक के आरबीआई के ऑफिसर होते हैं, जो बैंकिंग ओम्बड्समैन बोलते हैं जिनको हम, और जब वो उसको वो हुआ जीएम ने कोई मतलब अपीलेट उसने ओम्बड्समैन ने कोई आपको कोई अवार्ड दे दिया, कोई डिसीजन दे दिया तो और आप उससे सहमत नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप डिप्टी गवर्नर को अपील करेंगे। One can also explore any other recourse or remedies available him as per law, यानी वो चाहे तो यहाँ जाए, चाहे वो हाई कोर्ट में चले जाए, कोर्ट में चले जाए, वो एक अलग बात है, ठीक है।
द बैंक ऑल्सो हैज द ऑप्शन टू फाइल एन अपील बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी अंडर। अब देखो कई बार क्या होता है, देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट आया, कई बार क्या होता है ये मानता बैंक नहीं हमारी कोई गलती नहीं है, बैंकिंग ओम्बड्समैन ने हमें गलत डिसीजन दे दिया, उस कंडीशन में वो क्या करता है, बैंक भी डेप्यूटी गवर्नर के पास अपील में जा सकता है। अब एक पॉइंट में यहां बोल रहा हूं जो इस बुक में नहीं लिखा हुआ है, हो सकता है लीगल वाली में लिखा हो, अभी देखते हैं। वो ये है कि बैंक आमतौर पर अपील में नहीं जाता, और अगर जाता है तो बैंक को अपने चेयरमैन से इस अपील करने की परमिशन लेनी पड़ती है। उसका रीजन ये है कि कई बार अगर बैंकिंग ओम्बड्समैन ने कह दिया कि किसी कस्टमर को 10,000 रुपए दे दो, और आप उसके अगेंस्ट भी अपीलेट अथॉरिटी में जाते हैं, तो अपीलेट बैंकिंग ओम्बड्समैन की नजर में आप थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं कि आपकी जो मंशा है वो कंपनसेट करने की नहीं है, तो उस बदनामी से बचने से अच्छा वो कहता ठीक है लो भाई ये पैसा इसको दे दो। कोई बहुत बड़ा केस है जिसमें बहुत ही बैंकिंग ओम्बड्समैन ने ध्यान से काम नहीं किया, तो उस मामले में जरूर वो कर लेता है। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा पीपीबी पेपर की बात। अब हम पढ़ते हैं कि जो लीगल वाले पेपर में क्या है। देखो हम कोई चीज कर रहे हैं तो पूरा कर रहे हैं, ये नहीं 5 पॉइंट पढ़ लिए, 30 दिन पढ़ लिया, 20 लाख पढ़ लिया और 1 साल पढ़ लिया, अपील के 30 दिन पढ़ लिए, इससे नहीं। बहुत सारी ऐसी बीच बीच की ऐसी चीजें जिसमें हमें थोड़ा थॉट प्रोसेस में डेवलपमेंट आए, और थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम किसी भी आंसर को वहां पे एग्जाम में अच्छा दे पाए, कोई गलती नहीं होने। क्वेश्चन आ गया तो ठीक, यही ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको 50 नंबर लाने में मदद करते हैं। नहीं तो क्या होता है, अरे 1 नंबर कम आया। ऐसी गलतियां ना हो, यानी हमारी क्लास से के बाद आपके 10 नंबर ऐसे पक्के हो जो आपको पहले से नहीं आते थे। आमतौर पर 40-42 तो सभी के आ जाते हैं। आपने देखा मैं तो पढ़ के नहीं गया था, मेरे 42 नंबर आ गए, और मैं पढ़ के गया तो मेरे 40 आए। ठीक है, तो वो 10 नंबर कैसे बढ़े उसके लिए हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलो अविनाश जी बोल रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट करा दो। बिल्कुल कराऊंगा, ऐसा कराऊंगा जिंदगी भर याद नहीं रखोगे। देखो मैं जो भी क्लास लेता हूं उसमें से मैं आपको बहुत रियल बात में बताऊं, कम से कम 80% जो मैं कोर्स कवर करता हूं उसको मैंने खुद अपनी आंखों से महसूस नहीं, मैं उसमें शामिल रहा हूं। इवन अगर मैं बेसल की बात कर रहा हूं तो बेसल में मैं शामिल रहा हूं, सिविल की बात करता हूं तो सिविल में शामिल रहा हूं, अगर मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करता हूं, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास एक एलएलबी की भी डिग्री है, जो एलएलबी की डिग्री है उससे क्या होता है कि कोर्ट के थोड़े प्रोसीजर वगैरह भी होते हैं, और लीगल की जो मैं क्लास एग्जाम से पहले 3 घंटे की लेता हूं उसमें भी बच्चे पास हो जाते हैं। ये मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मैं बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस एस्पेक्ट को भी मैं कवर करता हूँ उस एस्पेक्ट को अपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर को इंक्लूड करके बोलता हूँ। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में खुद ही अपने केस लड़ा करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये कंप्लीट हम कराएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, चलो पीपीपी के हिसाब से हमने बैंकिंग ओम्बड्समैन पढ़ लिया। अब हम लॉ के एंगल से पढ़ेंगे। उसमें जनरल थिंग्स होती है, प्रैक्टिस प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस की बात आती है। यहाँ पे लीगल पॉइंट आ रहा, तो लीगल पॉइंट में क्या है, सबसे पहली बात पर्पज, उसका पर्पज क्या था, एक्सटेंट कहां तक है वो, डेफिनेशन क्या है, एस्टेब्लिशमेंट कैसा है उसका, और पावर क्या है। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब समझते हैं, जैसे आपने बताया एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट जहां पे आपकी सैलरी वगैरह बनती है, तो कैसा है, एक तरह से सेक्रेटरीट समझ लिया, उसकी फंक्शनल ऑफिस कैसा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इस टॉपिक में क्या क्या चीज कवर हो रही है वो देखिए। तो पहली बात तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, डेफिनेशन है, अपॉइंटमेंट एंड टेनोर ऑफ द बैंकिंग ओम्बड्समैन। ठीक है,
टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन एंड लोकेशन ऑफ द ऑफिस, ऑफिस कहां पर होगा, कहां तक इसके केस सुने जा सकते हैं, इसका सेक्रेटरीट मैंने बोला जैसे कि ऑफिस कैसे काम करता है, बैंकिंग ओम्बड्समैन की जनरल पावर क्या है, ये हमारा इस टॉपिक में कवर होने वाला है। और मैं एक आपको गारंटी देता हूं, उसमें बहुत सारे बच्चे अभी भी शायद इस लाइव क्लास में ऐसे होंगे, जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका ये वाला पेज नहीं पढ़ते हैं, आपके बुक से ये वाले पेज को आप लोग नहीं पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप पहले समझते ही नहीं है कि टॉपिक क्या है वो, ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है कि क्या क्या चीज आप उसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इसमें सबसे पहली बात हमने बार बार डिस्कस कर ली, 2006 में बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम आई, उसमें 2009 में काफी अमेंडमेंट आए और समय समय पर छोटे मोटे अमेंडमेंट इसमें आते रहते हैं, ठीक है। और इसका जो खास बात है इसमें, द आरबीआई डिसाइड्स हिज अपॉइंटमेंट एंड अदर टर्म ऑफ ऑफिस, हिज सेक्रेटरीट और हिज पावर। तो आरबीआई ने सारी चीजें तय करी। आरबीआई आल्सो डिसाइड द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द बैंकिंग ओम्बड्समैन। द स्कीम हैज कम इनटू द फोर्स ऑफ 1 जनवरी 2006 से ये क्या हो गई थी, अपने केम इनटू फोर्स का मतलब उस दिन से लागू हो चुकी थी, ठीक है। क्लियर हो गई बात इतनी? तो ऑब्जेक्ट क्या है ऑफ द स्कीम एंड एक्सटेंट, ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कीम एंड एक्सटेंट। तो इसमें बोला सबसे पहली बात जो आती है ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसकी, टू रिजॉल्व कंप्लेंट रिलेटिंग टू बैंकिंग सर्विसेज एंड फैसिलिटेट द सेटिस्फैक्शन और सेटलमेंट ऑफ द सच कंप्लेंट, रिजोल्यूशन डिस्प्यूट बिटवीन द बैंक। अब देखो, बिटवीन अ बैंक एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एज वेल एज, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला वन क्वेश्चन यहां इंपॉर्टेंट लिखने का मतलब यह है कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पीएनबी से कोई शिकायत है तो वो शिकायतें भी बैंकिंग ओम्बड्समैन में सुनी जाती हैं। यानी कंप्लेंट जो है, जैसे एक पीछे हमारा पॉइंट आया था कि एनआरआई की बात आई थी, क्लियर हो गई बात, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, स्कीम एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में है, ठीक है। अब पूरे इंडिया में वो जेएनके वाला भी क्लॉज हटा दो आप, वो तो वैसे भी जब से 370 हटी है तब से सारी जगह लागू हो रहा है, उसको आप हटा दीजिए, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल टू द बैंक्स इन इंडिया, द रिजर्व बैंक हैज द अथॉरिटी टू सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ द स्कीम फुल्ली और पार्टली फॉर सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन ऑर्डर, सच सस्पेंशन मे बी जनरल और इन रिलेशन टू एनी स्पेसिफिक बैंक, द पीरियड ऑफ सस्पेंशन कैन बी एक्सटेंडेड डीम्ड वेदर। तो यहां पे बोला कि जो ये कहते हैं ना स्कीम एक्सटेंड्स कहां तक है, उसका कहां तक उसकी सीमाएं हैं, कहां तक ये लागू होती है। तो उसने बोला होल इंडिया में लागू है और ये आरबीआई को पावर है कि वो इस स्कीम को कहां लागू करे, थोड़े से हिस्से में लागू करे, सारे हिस्से में करे, आरबीआई को पावर है इसकी। क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं बड़े आराम से ले जाना पड़ रहा है, अगर जरा सा तेज ले जा रहा हूं तो ये जो है डिसअपियर हो जाओ। गुड, रुक गया। जो आपकी बुक में सामने लिखा हुआ है इसमें एक लॉ को पढ़ने का तरीका लिखा हुआ है। अब लॉ को पढ़ने का तरीका क्या होता है? लॉ को पढ़ने का तरीका ये होता है
कि हर लॉ में कुछ ऐसे वर्ड लिखे होते हैं जिन वर्डों की डेफिनेशन भी उसी एक्ट में लिखी होती है। अगर बोरोवर लिखा हुआ है तो बोरोवर कौन होता है उसके बारे में लिखा हुआ है, बैंक लिखा है तो बैंक कौन होते हैं उसके बारे में लिखा होता है, तब वो लॉ पूरा बनता है। ठीक है, सीआईबी की क्लास भी जो है, जो उसके जेआईबी के कॉमन टॉपिक है उसके साथ तो मैंने शुरू कर दी। 4-5 क्लास हो भी चुकी हैं, आप लोग पता नहीं कहाँ रहते हैं। हालांकि जब कोरोना हुआ था, कोरोना की शुरुआती तौर पर मैंने जेआईबी की 22-23 क्लासेस लाइव ली थी फ्री, तब आप लोगों ने ध्यान नहीं करा शायद, क्योंकि तब मई जून में एग्जाम होने के चांसेस थे। लेकिन फिर भी अभी दोबारा हम करेंगे, और प्रॉमिस मेरा बिल्कुल है कि जैसे जेआईबी क्लास हो रही है ऐसी सीआईबी क्लास भी कंप्लीट करेंगे। बस आपको समय पर क्लास लेने की जरूरत है। ठीक है, चलो, तो एक बात है यहाँ पे, अवार्ड। अवार्ड से मतलब है कि जो कोर्ट अपना डिसीजन देता है उसको हम बोलते हैं अवार्ड। जो कोर्ट अपना डिसीजन देता है उसे बोलते हैं हम अवार्ड। ठीक है, अवार्ड पास बाय द बैंकिंग ओम्बड्समैन इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन में जो भी ऑर्डर पास करता है उस अवार्ड की बात हुई। एपिलेट अथॉरिटी की बात करें तो डिप्टी गवर्नर इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द आरबीआई इंप्लीमेंटिंग द स्कीम, यानी वो डिप्टी गवर्नर जो ओम्बड्समैन स्कीम के इंप्लीमेंटेशन स्कीम के डिपार्टमेंट का है, क्योंकि डिप्टी गवर्नर आपको पता है 4 डिप्टी गवर्नर है ना। ठीक है, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये है कि पर्सन किसी को अपॉइंट कर सकता है अपनी कंप्लेंट को एक्ट कराने को उसके बिहाफ पर। ठीक है, और वो बंदा बैंकिंग ओम्बड्समैन में जाके ये कह सकता है कि भाई ये कंप्लेंट को कंसीडर करने के लिए जो कंप्लेंट करने वाला उसकी तरफ से अपने आप को वहां पर वो प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, बैंकिंग ओम्बड्समैन में कौन है? जो क्लॉज नंबर 4 इस स्कीम में अपॉइंट किया गया। देखो, बैंक की परिभाषा भी दे दी है हमें, उसने कहा कोई भी बैंकिंग कंपनी। अब बैंकिंग कंपनी कौन है? ये हमारे जो अपना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई के अकॉर्डिंग जिन चीजों को बैंकिंग कंपनी घोषित किया गया है वो बैंकिंग कंपनी होंगी। ठीक है, इंक्लूड अ करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक, कोई भी नया बैंक आ जाए, आरआरबी आ जाए, ठीक है, इनको बैंक बोला गया। एसबीआई की सब्सिडी कोई भी आ जाए, ठीक है, क्लियर है। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जिनको बोला गया है, और शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक एंड इंक्लूड द सेकंड शेड्यूल टू द आरबीआई एक्ट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, यानी जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जिनको हम प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं उनको, और ऐसे कोई भी बैंक जो उसके सेकंड शेड्यूल में भी दिए गए हैं उनको भी ये माना गया है कि ये सब लोग बैंक की परिभाषा में आते हैं। ठीक है, कंप्लेंट से मतलब क्या है? मीन्स रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यानी आप ईमेल करके भी क्या कर सकते हैं, कोई कंप्लेंट एंटरटेन कर सकते हैं। और ये मैंने करी है, एंटरटेन हुई है, यानी ईमेल आपने कर दिया तो ईमेल को भी आपको वहां पर उसको माना गया है। ठीक है, एरेजिंग डिफिशियंसी इन बैंकिंग सर्विसेज, जो बैंकिंग सर्विसेज की कोई भी डेफिशिएंसी के बारे में आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, अगला एक्सप्लेनेशन आता है इसमें, सेटलमेंट क्या होता है। अगला एक्सप्लेनेशन क्या है इसमें, सेटलमेंट क्या होता है। ठीक है,
सेटलमेंट का मतलब है एग्रीमेंट रीच्ड बाय द पार्टीज आइदर बाय कॉन्सिलिएशन और मीडिएशन अंडर अ स्कीम। अब देखो ये कॉन्सिलिएशन एंड मीडिएशन एक्ट क्या है, जैसे आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन एक्ट है ना, तो उसमें क्या होता है आप आपस में बैठ के भी कोई सेटलमेंट कर रहे हैं, उसने कहा ठीक है हम 5,000 रुपए दे देंगे, उसने कहा एग्री है मैं तैयार हूं 5,000 रुपए लेने के लिए, तो उसको सेटलमेंट को भी मान के ये काम किया जा सकता है। ठीक है, अगला जाता है अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर की बात। देखो यहाँ एक इंपॉर्टेंट है कि नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर एट ए टाइम। तो एट ए टाइम का मतलब क्या होता है, एट ए टाइम का मतलब होता है एक बार 3 साल के लिए होगा, भले ही वो दोबारा बने या ना बने। एट ए टाइम पर 3 ईयर ये होगा। ठीक है, आरबीआई में अपॉइंट वन और मोर इट्स ऑफिसर्स द रैंक ऑफ सीजीएम और जीएम। अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था सीजीएम और जीएम, कोई भी अधिकारी टू बी नोन एज बैंकिंग ओम्बड्समैन टू कैरी आउट द फंक्शन इंटरेस्ट, तो उसको जो भी काम दिया जाएगा उसके लिए माना जाएगा, वो 3 साल के लिए रहेगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द एंड लोकेशन ऑफ ऑफिस। टेरिटोरियल का मतलब कहां तक उसकी कितने कहां तक के लोगों की शिकायत वो सुनेगा। तो जैसे हमने पहले देखा था 15 हैं, तो 15 से ज्यादा भी अगर होते हैं तो उसकी सबकी एक लिमिटेशंस हैं। जैसे उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में ओम्बड्समैन ऑफिस जो है पहले कानपुर होता था। अगर जो लोग उत्तराखंड की ब्रांचों में काम कर चुके हैं 8 से 8-10 साल पहले, तो वो देखते होंगे उसमें कानपुर का एड्रेस लिखा रहता था। अब उत्तराखंड में लोकपाल का ऑफिस देहरादून में खुद आ चुका है। ठीक, Reserve Bank of India shall specify the territorial limit which the authority of each banking ombudsman shall extend. RBI बता देगा। और बैंकिंग ओम्बड्समैन का जो ऑफिस होगा विल बी लोकेटेड सच प्लेस एज बी स्पेसिफाइड, आरबीआई तय करेगा। बैंकिंग ओम्बड्समैन मे होल्ड सिटिंग एट सच प्लेसेस विद इन हिज एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन एज मे बी कंसीडर्ड नेसेसरी एंड प्रॉपर बाय हिम इन रेस्पेक्ट ऑफ द कंप्लेंट ऑफ द। तो इसमें क्या है, वो खुद ही ये सारी चीजें आरबीआई जहां जहां तय करेगा वहां वहां उसको बोल सकता है कि भाई ये ऐसा है। ठीक हो गया? अगर आप क्लास ले रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपकी ये चीज कंप्लीट 100% हो रही है। इसमें से कोई क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो वहां गलत होने की चांसेस नहीं होंगे। इसलिए जो लोग क्लास ले रहे हैं, मेरी वेल विशेस है, उनका जो है कोई भी वो जो है एग्जाम बढ़िया से हो और क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्रेटरीट की बात आती है, तो सेक्रेटरीट का मतलब होता है वो आरबीआई शैल डेप्यूट सच नंबर एंड इट्स ऑफिसर एंड अदर स्टाफ टू द ऑफिस बैंकिंग ओवर एज कंसीडर नेसेसरी टू द फंक्शन। यानी जितने उसे जरूरी हो उतने आदमी भेजेगा और सारा खर्चा जो कॉस्ट होती है वो आरबीआई उसका बियर करता है। ठीक है, अच्छा अभी अगर मैं पूछूं कि क्या आरबीआई, आप लोग आंसर देना, आरबीआई इस खर्चे को कहां से मैनेज करता है? आरबीआई इस खर्चे को कैसे मैनेज करता है? आप लोग आंसर दीजिए। आरबीआई को ये खर्चा कहां से, कमाई कहां से आती है? रेस्पेक्टिव बैंक से बोला लिप्सा ने। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन यहां पक्का कर देते हैं आपका। आरबीआई सारा खर्चा खुद बियर करता है और किसी भी बैंक से कोई भी चार्जेस नहीं लेता है, यहां तक कि जो कंप्लेंट करने आता है उससे भी कोई पैसा नहीं लेता है। फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विसेज देता है। जबकि कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं तो 100 रुपए का ड्राफ्ट लगता है। जबकि कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं तो 100 रुपए का ड्राफ्ट लगता है। तो किसी रेस्पेक्टिव बैंक से नहीं, कोऑपरेटिव से नहीं, फीस से नहीं, कहीं से कुछ नहीं, सीधा सीधा ये होता है कि आप जो है उसका खर्चा
वो आरबीआई खुद बियर करता है, क्योंकि वो बोरोवर से भी कोई फीस नहीं लेता। तो क्लियर हो गई ये बात, आगे बढ़े। चलो अब बात देखिए जनरल पावर क्या है उसकी। तो उसमें क्या है, पावर एंड ड्यूटीज की बात आती है। एक तो क्या है, बैंकिंग सर्विसेज रिलेटेड कंप्लेंट को रिसीव करना और उन कंप्लेंट को उस डिफिशियंसी के रेस्पेक्ट में कंसीडर करना, अदर सर्विसेज एंड फैसिलिटीज देयर सेटिस्फेक्शन और सेटलमेंट बाय द एग्रीमेंट थ्रू काउंसिलेशन। तो अगर कोई बैंक और उनकी पार्टी के बीच में कोई काउंसिलेशन या मीडिएशन हुआ, उसको भी कंसीडर करना, या खुद ही कोई अवार्ड को पास करना, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारी हुई बैंकिंग ओम्बड्समैन के बेसिक्स की। किसकी हुई? बैंकिंग ओम्बड्समैन के बेसिक की बातें हुई। चलिए, तो इसमें कुछ ट्रू फॉल्स की बात आ रही है यहाँ पे। तो ट्रू फॉल्स आप फटाफट बता दीजिए। डिस्प्यूट अमंग्स द बैंक कैन बी टेकन अप टू बिफोर बैंकिंग। कितना सही सा क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको इसका आंसर पहले बता दिया था, ट्रू। ये बोला क्या है, अमंग्स बैंक के कोऑपरेटिव बैंक आर नॉट कवर्ड बाय द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। ये आंसर फॉल्स है, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक भी कवर्ड हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन इज अपॉइंटेड बाय कमिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, गलत है, ये आरबीआई करता है। इट इज नॉट विद इन द पावर ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन टू डील विद द कंप्लेंट अनलेस बोथ पार्टीज एग्री फॉर हिज इंटरवेंशन। फोर्थ का आंसर दीजिए। ये बैंकिंग ओम्बड्समैन के उसमें वो नहीं है जब तक दोनों पार्टी एग्री नहीं हो जाए उसके इंटरवेंशन का। ये भी गलत है। जो फर्स्ट पार्टी होती है, फर्स्ट पार्टी अगर कंप्लेंट करती है तो फर्स्ट पार्टी के कंप्लेंट के अकॉर्डिंग ही बैंकिंग ओम्बड्समैन अपना डिसीजन ले सकता है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव इंट्रोड्यूसिंग बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006? क्या हुआ उसका ऑब्जेक्टिव? क्या था? एनपीए ग्रे था? बिल्कुल नहीं था। बैंकिंग सर्विसेज की वो यहां देखो, इट इज द आरबीआई एजेंसी टू रेगुलेट डिस्प्यूट अमंग्स द बैंक। नहीं, इसका ये था कि टू इनेबल रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट रिलेटिंग टू बैंकिंग सर्विसेज। ये इसका मेन उद्देश्य था, सी वाला। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन जो है, सिक्स क्वेश्चन कंप्लेंट रिलेटिंग टू नॉन एक्सेप्टेंस स्मॉल डिनोमिनेशन नोट बाय बैंक कैन बी मेड टू द बैंकिंग फॉर्म। करी जा सकती है क्या? सच स्मॉल डिनोमिनेशन नोट एंड कॉइन्स टू बी डिपॉजिटेड विद द आरबीआई, गलत बात है। दे मे बी डिपॉजिटेड विद द बैंक हैविंग ए करेंसी चेस्ट, गलत बात है। बैंकिंग ओम्बड्समैन कैन डील विद द कंप्लेंट अंडर द स्कीम। द कंप्लेंट कैन सीक नो रेमेडी फॉर। तो इसका कौन सा होगा? इसका आंसर होगा सी वाला। छठे का कौन सा आंसर होगा? सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कंप्लेंट कैन बी मेड अगेंस्ट प्रॉमिस मेड बाय द सेल्स एजेंट बट नॉट फुलफिल्ड बाय द बैंक रिप्रेजेंटेड बाय द बैंक। तो बैंक की, अब देखो कोई सेलिंग एजेंट है, मान लिया आपके वहां क्रेडिट कार्ड बनाने वाला आ गया बैंक का, या हाउसिंग लोन सेल्स करने वाला, उसने कहा साहब 6% दे देंगे इंटरेस्ट, आप ले लो हाउसिंग लोन। उसने ले लिया, लेकिन वो वहां 7% लगा, तो लेगा या नहीं लेगा? तो उसमें कंडीशन में क्या, नो कंप्लेंट इज एडमिसिबल एंड ही इज नॉट एम्प्लॉय ऑफ द बैंक। पहला पॉइंट आ गया कि भैया वो बैंक का एम्प्लॉय नहीं है, उसके लिए कोई भी कंप्लेंट एडमिसिबल नहीं की जाएगी। ठीक है, अगला क्या है, द सेल्स एजेंट हैज नो अथॉरिटी टू मेक एनी प्रॉमिस एंड हेंस द बैंक इज नॉट बाउंड टू फुलफिल। सेल्स एजेंट ने जो प्रॉमिस कर दिया उसको नहीं माना जाएगा। बैंकिंग ओम्बड्समैन कैन एंटरटेन द कंप्लेंट अंडर द स्कीम। तो अब देखो यहाँ पे ये बात आई कि बैंकिंग ओम्बड्समैन उसकी कंप्लेंट को एम्प्लॉय कर सकता है। क्यों? यहाँ पर एक रूल होता है प्रिंसिपल, ये ध्यान रखना आप लोग, प्रिंसिपल एंड एजेंट का जो रिलेशनशिप होता है, अगर आपने कोई अपना एजेंट अपॉइंट किया गया है तो वो एजेंट
आपके लिए काम कर रहा है, तो जो ये गलत काम कर रहा है इसका मतलब उसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं। ठीक है, जैसे मान लिया अगर हम बात करें रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की, अब एक आपने अपना एक ड्राइवर रखा हुआ सरकारी, उससे बस से एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो जो जिसको नुकसान होता है वो ड्राइवर के अगेंस्ट कंप्लेंट करता है और डिपार्टमेंट के। तो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट अगर कंप्लेंट करता है तो डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई वो तो उसने पर्सनल एक्सीडेंट किया, हमें उससे क्या मतलब। तो कोई कंपनसेशन की अगर बात आती है तो डिपार्टमेंट भी उसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। ठीक है, क्लियर कट हो गया, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो ये बैंकिंग ओम्बड्समैन का एक पार्ट हो गया पूरा। दूसरा पार्ट भी मैं दिखा देता हूं उसमें क्या है, क्योंकि अभी आपकी जो है 12 बजे से नेक्स्ट क्लास है। 12 बजे से नेक्स्ट क्लास मैडम की क्लास है, कैपिटल बजटिंग वाली क्लास है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको भी आप जरूर अटेंड करिए। और अगर आप आज छुट्टी में या जेआईबी का पेपर देने चाहें तो दुनियादारी सब भूल जाइए, पढ़ने की कोशिश करिए। पढ़ने की जितनी कोशिश करते जाएंगे उतने चांसेस बढ़ते जाएंगे। अपने इंक्रीमेंट को 6 महीने बाद के लिए पोस्टपोन मत कीजिए। इस बार जेआईबी आप लोग निकाल लीजिए, जिससे कि अगली बार आप सीआईबी के लिए कुछ सोच पाए। ठीक है, इस बार आप जेआईबी को कंप्लीट कर दीजिए। चलिए, तो जो नेक्स्ट क्लास होगी वो मैडम की क्लास होगी, बहुत छोटा सा वो रह गया है। और हाँ, माधुरी जी कुछ पूछना चाहती, बिल्कुल पूछ सकते हैं। और हमें खुशी है जो हमने दिवाली का एक स्पेशल ऑफर निकाला था, काफ़ी लोगों ने उसको यूज़ किया, उन सभी लोगों को मेरी बधाई है। और उनके लिए जो भी प्रॉब्लम आती हैं वो सेपरेट जो व्हाट्सएप पर उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व भी किया जाएगा पेड मेंबर की तरह। और जितने भी लिंक क्लास हैं, जो लाइव क्लास के लिंक है, उनके लिए हमेशा ऑन रहेंगे। जो लोग फ्री में देख रहे हैं उनके लिए केवल अभी कर सकते हैं। कंप्लेन करने का मेथड ऑप्शन क्या है, ईमेल, रजिस्टर पोस्ट, दोनों। तो इसमें सिद्धार्थ जी का आंसर मैं दे रहा हूं, उसमें आया था कि कैसे भी आप कर सकते हैं, दोनों मेथड। इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी कंप्लेंट रिसीव मानी जाती है। माधव, एनबीएफसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आएगा या बैंकिंग ओम्बड्समैन में? देखिए, बैंकिंग ओम्बड्समैन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दो अलग अलग बॉडी हैं। और बैंकिंग ओम्बड्समैन में फास्ट रिड्रेसल होता है, केवल 20 लाख तक के केस लिए जाते हैं। अगर आपको उससे बड़ा केस करना है तो बैंकिंग ओम्बड्समैन तो देखेगा ही नहीं, तो वहां आपको कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका केवल 5 लाख का मामला, उसमें भी आप कंज्यूमर कोर्ट जाएं, वहां भी जा सकते हैं। लेकिन आप ये बताइए, जिसका डिसीजन बैंकिंग ओम्बड्समैन जल्दी दे दे रहा है, तो उसके लिए आप कंज्यूमर कोर्ट क्यों जा रहे हैं? और बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है वो आपको सिर्फ बिना फीस के भी काम कर रहा है, बिना किसी वकील के कर रहा है, बिना किसी स्टैम्प पेपर के कर रहा है। तो मेरी सलाह ये है कि उसमें आपको कहां जाना चाहिए? उसमें आपको जाना चाहिए बैंकिंग ओम्बड्समैन में। कोई और क्वेरी है तो हम क्लास को वाइंड अप करें। और ऑफर अवेल कर लीजिए, एक बार जाके तो देखिए जेआईबी सीआईबी। एनबीएफसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जाएगा या नहीं? अब एक बात जो समझ में नहीं आ रही है, कौन, एक मिनट रुकना। एनबीएफसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जाएगा या बैंकिंग ओम्बड्समैन में? अच्छा, एनबीएफसी खुद कंप्लेंट करने जा रहा है, वो बात कह रहे हैं? एनबीएफसी खुद कंप्लेंट करने जा रहा है तो वो कहां जाएगा? जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो केवल इंडिविजुअल्स को बेनिफिट देने के लिए बना हुआ है। जो कॉमर्शियल सर्विसेज यूज करते हैं उनके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है। वो जाएंगे कोर्ट में। जब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि कौन कौन सी सर्विसेज जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आती है।
शाम को क्लास होगी, शाम को क्लास होगी, और वो क्लास का टाइम 6:30 के आसपास होगा। 6:30 या 7 पे क्लास का टाइम होगा। तो आप लोग क्लास के लिए तैयार रहना है। इस एक तो हमें ये जो बैंकिंग ओम्बड्समैन कंप्लीट कराना है, और उससे नेक्स्ट टॉपिक भी हम आज शुरू कर देंगे। जितने लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे उन्हें टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड डे। और 12 बजे से जो है मैडम की क्लास होगी दोबारा, हम मिलते हैं। बंद करना। और एक बार हैप्पी दिवाली दोबारा से जिन लोगों ने बाद में आए या जिनको हमारा मैसेज नहीं मिल पाया था, ठीक है, हैप्पी दिवाली हो गई है। इस दिवाली का असली हैप्पीनेस आपके लिए तब है जब आपका जीआईबी निकल जाए। तो आप याद रखें कि दिवाली में हम लोग छुट्टियां पड़ी थी, हमने ट्राई किया था कि हम लोग पढ़ाई करें। ठीक हो गया? चलिए, थैंक यू सो मच। क्लास को हमें ही खत्म कर